हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग बढ़िया और मस्त होंगे और आपके बोर्ड की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है वो भी काफ़ी बेहतर हो रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर के आए हैं जिसका नाम है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो डेरिवेशन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। एक और है ये परावर्तन के नियम की व्याख्या, एक और है अपवर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। और मैं जो आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ एकदम बिल्कुल आसान और इजी भाषा में यहाँ पर समझा दूंगा और अच्छे से इसका डेरिवेशन आपके दिमाग में एक बार में क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब भी हम डेरिवेशन लिखते हैं करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ थ्योरी वाला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि माना एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, जैसा कि ये आप चित्र में देख सकते हो। ठीक है, चित्र ये है, इसमें कहा गया है कि माना एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पर देख रहे हो एम और ये एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। और परावर्तक पृष्ठ होता क्या है आपको बता दूं कि सीधी सीधी ध्यान रखिएगा कि जिस पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर से समझिए इसको, बस परावर्तक पृष्ठ को ध्यान रखिएगा कि परावर्तक पृष्ठ होता क्या है कि जिस पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ। तो ये देख रहे हो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये भी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो इसका मतलब इसी पृष्ठ से क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है। ठीक है, यानी परावर्तित हो रहे हैं प्रकाश किरण। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। बात समझ में आ रही आगे देखिए, तथा इस पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है। तो कह रहा है कि इस पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र, यानी कि समतल जो तरंगाग्र हमारा होगा ए बी डैश हो, यानी ए बी हमारा क्या होगा, समतल तरंगाग्र कहलाएगा। और समतल तरंगाग्र कैसे बनेगा इसको भी समझ लें कि इसमें देख रहे हो कि दो तरंगे हैं, एक ये, इस पर मैंने नंबरिंग कर दिया है। तो इनके बीच में और भी ढेर सारे तरंगे हो सकते हैं आ रही हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इनको दूर दूर दिखाया, लेकिन अगर इनको पास में रखा जाए तो ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनके बीच में ऐसे आएंगे। ठीक है, तो हमने कोई दो तरंग लिया है। तो जब दो तरंग मान लो कि और भी ऐसे इनके बीच में तरंगे हों तो इनके जो माध्यम के कण होंगे जो तरंगों के, उन पर अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींचें तो वो सभी तरंगाग्र क्या होंगे, एक ही कला में होंगे। तो वही जो समतल यानी कि जब वो माध्यम के कण एक ही कला में होंगे तो वो हमें किसको दर्शाएंगे, एक समतल तरंगाग्र को दर्शाएंगे, जो कि हमारा जो समतल तरंगाग्र जो बना ए बी यही बना है। बात समझ में आ रही। फिर आगे देखिए कह रहा है तथा इस तरंगाग्र में दो प्रकाश तरंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि दो प्रकाश तरंगे हैं। फिर इसमें कह रहा है कि जिनका वेग कितना है, v है। ठीक है, और इन तरंगों का जो चाल है यानी जो वेग है उन सब का क्या है, v है। तो आपतित तरंग का भी चाल क्या होगा, v होगा, और परावर्तित तरंग का भी चाल क्या होगा, v होगा, क्योंकि माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है तो चाल भी नहीं परिवर्तित होगी। ठीक है, तो यानी सेम होगा। फिर आगे कहा गया है, कह रहा है तथा पहली तरंग को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय टी लग रहा है, यानी कि जो पहली जो तरंग है ये वाली ए से बी तक पहुंचने में इसको कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है। ठीक है, यानी कि ए से बी तक जाने में टी समय लग रहा है। तो दूसरी जो तरंग है उसको बी से ए तक आने में, बी से ए डैश तक आने में लगा समय कितना लगेगा, टी समय लगेगा। ठीक है, यानी कि जितना इसको ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा तो उतना ही दूसरी तरंग को भी क्या होगा, बी से ए डैश तक आने में लगा समय क्या होगा, टी होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है तब उतने ही समय में दूसरी तरंग बी से ए तक आने में कितना होगी, बी से ए तक चलती है, यानी कि जितना ये समय लेगी उतना ही समय में बी से ए डैश तक क्या होगी, चलेगी। बात समझ में आ रही। ठीक है, जितना समय ए से बी तक जाने में समय ले रहा है
उतना ही ये बी वाली जो दूसरी तरंग है वो बी से ए तक आने में उतना ही समय लेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और भी इनके बारे में जो ये कोण बने इनको थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो ये देख रहे हो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये भी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इनके बीच में अगर कोण हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब खींचते हैं, यहाँ पर भी लंब खींचेंगे। तो ये देख रहे लंब है, ये आपतित किरण है, तो इनके बीच में बना कोण क्या होगा, आई होगा। और जब ये अगर कोण बना आई होगा तो ये पूरा कोण भी हमारा क्या होगा, आई होगा। उसी तरह से यहाँ पर दूसरी तरंग के लिए क्या किया गया है, ये अभिलंब खींचा गया है। ठीक है, ये अभिलंब खींचा गया है, तो इसके बीच में बना कोण ये क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर भी बना कोण ये क्या होगा, आर होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आगे अब डेरिवेशन क्या होता है इसका। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें कहा गया है कि जो ये पहली जो तरंग है ए से बी तक जाने में लगा समय टी ले रही है, तो इसका मतलब कि ये कुछ ना कुछ दूरी तय कर रही है। तो वह दूरी कितनी तय कर रही है, इसको निकाल लें। तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है इस माध्यम में, इनकी v है, और समय लगा कितना है, वो t है। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर अब ये कह रहा है कि जो दूसरी तरंग है वो b से a डैश तक आने में उस समय लग रहा है t, तो दूरी कितनी तय करेगी, तो इसको निकाल लें। तो b a डैश बराबर चाल गुणे समय, चाल वही है और समय भी वही सेम है, तो ये हमें दूरी पता चल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमें सिद्ध करना है कि जो परावर्तन का जो नियम होता है इसमें कहा गया है कि आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हों। तो ये देख रहे हो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। इससे व्याख्या हो गई इसका पहला नियम। फिर यहाँ पर भी देख रहे हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो ये परावर्तन के नियम, पहला नियम की व्याख्या हो गई। अब जो दूसरा जो नियम है इसमें क्या होता है, आपतन कोण यानी कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि कोण आई बराबर कोण आर ये होता है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो एक तो इनके माध्यम से चित्र से हो जाएगा पहला नियम। दूसरा नियम ये, क्योंकि परावर्तन के दो नियम होते हैं, अगर परावर्तन का नियम आपने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम भी मिल जाएगा, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में दे रखा है। ठीक है, तो एक चित्र के माध्यम से पहला नियम व्याख्या हो गई कि यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो देख रहे हो कि तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर हैं। अब यही वाला नियम हमें क्या करना है, केवल एक दूसरा नियम इसको सिद्ध करना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको भी हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए इसको हम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बना कोण ये कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पर भी बना कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश व, या लिख सकते हैं तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश में। ठीक है, इसमें देखिए तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कोण बना है, कोण बिंदु बी पर भी 90 अंश है, बिंदु बी डैश पर भी कोण बना क्या है, 90 अंश है। तो इसको लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी डैश, इन पर बना कोण कितना है, 90 अंश है। तो इसको 90 अंश लिख दें। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, समकोण है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए समकोण। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, तो ये देख रहे हो कि इन पे भी बना कोण 90 अंश है, इन पे भी बना कोण 90 अंश है। और एक चीज़ ये वाला देख रहे हो कि जो ए बी और बी ए डैश भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनके मान आपस में बराबर हैं। तो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए डैश, इनके मान कितने हैं, v गुणे टी हैं, क्योंकि दोनों के मान समान है। तो ये यानी इसका मतलब भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो एक चीज़ ये हो गया।
अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के लिए, यानी कि त्रिभुज ए बी ए डैश, इनकी जो ये भुजा क्या है, इस त्रिभुज के लिए भी वही भुजा कॉमन है। तो यानी कि इसमें देख रहे हो कि त्रिभुज ए बी ए डैश, यानी कि इसका मतलब कि ए डैश, और ये इस त्रिभुज के लिए ए बी डैश ए डैश, इस त्रिभुज के लिए भी भुजा ये देखो ए डैश जो है ये क्या है, कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भुजा ए डैश बराबर ए डैश क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख दीजिए उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें देख रहे हो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि आप जानते हो कि जब एक कोण और दो भुजाएं, एक ये भुजा एक ये भुजा, दोनों क्या हो, बराबर हों, तो उस कंडीशन में त्रिभुज हमारा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो जब सर्वांगसम की एक कंडीशन आ जाएगी, तो जब देख रहे हो कि दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसके बचे हुए जो भी शेष कोण हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब एक कोण और दो भुजा आपस में बराबर हो तो उस समय बना ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम का नियम ये कहता है कि जब दो कोण, यानी एक कोण और दो भुजा बराबर हो जाए तो उनके शेष कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश सर्वांगसम होंगे। अतः तब ये कोण हमारा, यानी कोण आई और कोण आर भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो ये देख रहे हो कि परावर्तन का दूसरा नियम सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो लिख देंगे यही परावर्तन का दूसरा नियम है। क्योंकि परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक तो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो, एक ही बिंदु पर हों, और दूसरा जो नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हों। तो इस तरह से देख रहे हो कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, परावर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और भी ला सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।